students, how are you? I hope you are fine at your home. हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इससे पहले वाले रूल्स हमने 16 रूल्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए हैं। अगर कहीं भी कोई कंफ्यूजन होती है तो आप प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। एक बार अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को दोबारा देखो, फिर भी नहीं आता है तो मेरे से डिस्कस करो, कमेंट बॉक्स में डालो, उसमें मैं आपको जवाब दूंगी। अब है आपका रूल नंबर 17 क्लॉज। जब मैंने बेसिक टर्म्स करवाए थे उसमें मैंने क्लॉज की डेफिनेशन करवाई हुई है। अब इसमें यदि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, यदि किसी क्लॉज का सब्जेक्ट, क्लॉज क्या होता है? सेंटेंस ही होता है वो भी, लेकिन उसमें यूज क्या होते हैं? प्रोनाउन हो जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है, जैसे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? हु, विच, दैट, व्हाट। ये हम प्रोनाउन में कर चुके हैं। मैंने आपसे पहले भी बात की थी कि इंग्लिश ग्रामर में ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे पॉइंट होते हैं जो एक दूसरे में उलझे हुए होते हैं, एक दूसरे से अटैच होते हैं। अगर हमने पहले नहीं सीखा तो बाद वाला समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट हमने अगर बाद वाला किया तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि होता क्या है। अगर हमने टेंस के बारे में नहीं जाना होता तो हमें ये नहीं पता होता कि वर्ब कौन सी होती हैं, सिंगुलर वर्ब कौन सी होती हैं और प्लूरल वर्ब कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको टेंस करवाई, उसके बाद में पार्ट्स ऑफ स्पीच, पैसिव वॉइस, मॉडर्न, प्रीपोजिशन, ये सब एक दूसरे के अंदर घुले हुए थे। पूरा मिसलेनियस होता है कि एक दूसरे में समाये हुए रहते हैं, एक दूसरे को टचिंग में रहते हैं। इसी तरह से जैसे क्लॉज के बारे में मैंने आपसे पहले बात करी हुई है, समझाया हुआ है मैंने, ऑलरेडी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ लिखी हुई है मैंने। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब को चूज करना है। अब सब्जेक्ट कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें सिंगुलर लगता है लेकिन प्लूरल लगाना होता है, प्लूरल होता है लेकिन सिंगुलर लगाना होता है। कुछ वर्ड्स उसमें आ जाते हैं जिनके अकॉर्डिंग हमें प्लूरल लगाने होते हैं या सिंगुलर वर्ब लगानी होती है। इसी तरह से रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन आपको मैं पहले ही बताया, हु, विच, दैट, व्हाट, ये होते हैं आपके रिलेटिव प्रोनाउन। अब इसके सेंटेंस को हमें कैसे सॉल्व करना है, अब आप ध्यान से देखिए। अगर रिलेटिव प्रोनाउन है, क्लॉज के सब्जेक्ट, किसी क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कोई सेंटेंस अगर रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है तो वर्ब हु, व्हाट, विच, दैट के अकॉर्डिंग न होकर, इट मीन्स इनके अकॉर्डिंग कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई जाएगी। किसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी? एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग। अब एंटीसीडेंट क्या होता है? वैसे मैंने लिखा है, पहले हम कर चुके हैं, लेकिन अभी ये पॉइंट हम समझ रहे हैं तो फिर मैंने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कि अब ये क्या है, तो ये होता है कि जब हमारा कोई सेंटेंस होता है उसमें जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं उन्हें एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब बोला क्या जा रहा है इसमें कि अगर किसी रिलेटिव प्रोनाउन के ये अगर सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, तो इनके अकॉर्डिंग वर्ब नहीं लगेगी, इनके पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। यहाँ पे मैंने एंटीसीडेंट का दे दिया। उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। अब रिलेटिव प्रोनाउन हमें याद है कौन कौन से हैं? हु, विच, दैट। अब इससे पहले जो नाउन या प्रोनाउन कोई यूज हुआ है
नाउन और प्रोनाउन की डेफिनेशन आपको ध्यान है अच्छे से। अब आपका जैसे ही मैंने ये कहा कि इनसे पहले, इट मीन्स हु, विच और दैट और व्हाट, ये 4 वर्ड हैं रिलेटिव प्रोनाउन के। इनसे पहले अगर कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब यूज होगी। मेन बात यही है कि इनसे पहले जो वर्ड आ रहे हैं, जो नाउन और प्रोनाउन के रूप में होते हैं, उनके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। देखिए एक बार, द मैन हु इज वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फ्रेंड। अब इसको देखिए, हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन। मैंने ऑलरेडी यहां लिखा हुआ है रिलेटिव प्रोनाउन। मैन सिंगुलर है, यहाँ पे देखिए एक बार, द मैन, MAN, हु से पहले ये जो नाउन और प्रोनाउन आया है, हु से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसे ही एंटीसीडेंट कहा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग यहां जो आई है, जो आपके रिलेटिव प्रोनाउन ये है, इससे पहले जो सब्जेक्ट यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है। अब हु से पहले जो हमारा नाउन या प्रोनाउन है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? वो सिंगुलर है, तो वर्ब कौन सी आ गई? वर्ब भी सिंगुलर आ गई। बिल्कुल एज इट इज सेंटेंस का मैं प्लूरल सेंटेंस लिखा है, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको दूसरा पॉइंट समझा रही हूं। अब देखिए इसमें द मैन, MEN प्लूरल नाउन में आता है। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। अब हु से पहले प्लूरल नाउन है, द मैन प्लूरल नाउन है, तो इसमें आपके जो वर्ब आई है, जो हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है, वो कौन सी यूज की गई? प्लूरल। तो सेंटेंस का हमारा रूल ये कहता है कि अगर क्लोज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो उस रिलेटिव प्रोनाउन वाले वर्ड से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब यूज करनी चाहिए। तो ये द मैन सिंगुलर था, हु इज वॉकिंग ऑन द रोड इज माई फ्रेंड, सेकेंड द मैन प्लूरल वर्ड आ गया, हु आर वॉकिंग ऑन द रोड आर माई फ्रेंड्स। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इतना होने के बाद में एक मेन पॉइंट, इट मीन्स नोट लिखिए आप अपना, जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, ये तो था केवल रिलेटिव प्रोनाउन से पहले कोई भी नाउन या प्रोनाउन, लेकिन अब जो मैंने आपको विशेष पॉइंट, इट मीन्स अलग से जो नोट लिखवा रही हूं वो ये है कि रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ, अगर वन ऑफ लगा है, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर वन ऑफ लगा है तो वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन यूज हुए हैं, यूज हो तो ऑफ के बाद, अब ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माना जाता है और उसके अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। अब ऑफ के पहले आने वाले वन के अकॉर्डिंग, जैसे एक बार वापस देख लीजिए, अगर हमारे सेंटेंस में जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले, रिलेटिव प्रोनाउन कौन से थे? वही हु, विच, दैट, व्हाट, इनसे पहले अगर वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन या प्रोनाउन, वन ऑफ से पहले प्लूरल नाउन या प्रोनाउन अगर वो लगे हुए हैं तो इसके ऑफ के जो बाद हैं, ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, मतलब नाउन या प्रोनाउन को ही, वो जो नाउन या प्रोनाउन लगे हुए ना उसी को हम एंटीसीडेंट मानते हैं और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब यूज की जाती है। जब रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वन ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, प्रोनाउन
यूज हो तो ऑफ के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन को ही एंटीसीडेंट माना जाता है और उसी के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज होता है। इट मीन्स ऑफ के पहले आने वाले वन के अकॉर्डिंग, ऑफ के पहले आने वाले वन के अकॉर्डिंग। अब एक बार इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, मिस्टर राम, ये हो गया वन ऑफ, वन ऑफ। अब इस वन से पहले ये जो आया हुआ है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब यूज होगी। मिस्टर राम इज वन ऑफ दोज पुलिस ऑफिसर्स हु डू नॉट कॉम्प्रोमाइज विद क्रिमिनल्स। तो इसमें वन ऑफ से पहले जो नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है, वन ऑफ से पहले यानी ऑफ से भी पहले वन है, तो वन से पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज हुआ है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। आई होप थोड़ा सा क्रिटिकल था लेकिन समझ में आया होगा। ध्यान से पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने हिंदी लिखी है इसमें। कई बार क्या होता है कि सेंटेंस के अकॉर्डिंग जब हम लिखना चाहते हैं तो उसमें हमारी इंग्लिश प्रॉपर नहीं बन पाती है, लेकिन जब हम हिंदी में इसको एक एक वर्ड में नहीं, प्योर हिंदी में नहीं लिखी है, आपके लिए वर्ड सारे यूज करे हैं, लेकिन जहां आपको अच्छे से समझाने की बात है वहां मैं आपको पूरे हिंदी वर्ड लिखकर सारे समझाती हूँ। ये हो गया आपका। अब है आपका रूल नंबर 18। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव, जेरेंड या क्लॉज, इन्फिनेटिव क्या है? टू प्लस वर्ब। जेरेंड क्या है? स्टार्टिंग में ही वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वो होता है जेरेंड। अगर हमारे सब्जेक्ट के स्थान पर अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है स्टार्टिंग में ही, तो वो हमारा जेरेंड होता है। सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई इन्फिनेटिव, जेरेंड या फिर कोई क्लॉज हो। क्लॉज जानते हो? ठीक है, अभी भी हमने किया था। वर्ब सिंगुलर यूज होगी। अगर हमारे सेंटेंस में टू इन्फिनेटिव, इट मीन्स टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जेरेंड स्टार्टिंग में सब्जेक्ट के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना, वो होता है हमारा जेरेंड। और क्लॉज आप कर चुके हो। तो अगर ये वाले सेंटेंस में से कोई भी आता है, टू इन्फिनेटिव आता है या जेरेंड आता है, तो इन तीनों पॉइंट के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर यूज की जाएगी। जैसे टू वॉक, अब देखिए इसको, टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक इज ए गुड एक्सरसाइज। टू वॉक था, टू इन्फिनेटिव हो गया, तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहां पे आ गया इन्फिनेटिव। वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। अब ये वॉकिंग पॉइंट क्या, ये वाला सेंटेंस कौन से उसमें माना जाएगा? ग्रामर पॉइंट का ये जेरेंड में माना जाता है। दैट क्या है? क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है इसमें। दैट ही इज लेबोरियस इज नाउन टू मी, तो ये हुआ आपका क्लॉज। तीनों पॉइंट, तीनों सेंटेंसेस, ग्रामर के तीनों पोर्शंस अलग अलग रूपों में मैंने आपको बताए हैं। अगर सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो टू इन्फिनेटिव हो गया, तो टू इन्फिनेटिव में वर्ब को सिंगुलर यूज किया जाएगा। अगर स्टार्टिंग में वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होगा तो वो हमारा जेरेंड का सेंटेंस होगा, तो जेरेंड में भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी और क्लॉज में भी सिंगुलर वर्ब यूज की जाएगी। तो ये था आपके रूल नंबर 17-18। ऑलमोस्ट हमारे ये जो रूल हैं 50 तक हैं। एक एक जिस दिन जो लेक्चर आपको करवाया जा रहा है, ज्यादा नहीं, उसमें 5-7 ही रूल होते हैं, उनको ध्यान से पढ़ लिया करो। जहां पे भी कोई भी कंफ्यूजन होती है उसी वक्त करो, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को छोड़ देते हैं कि ये हम कल करेंगे, तो बेटा कल कभी नहीं आता और हमारे काम जो है बढ़ता ही चला जाता है।
तो आप अपने काम को बढ़ने ना दें, उसको उसी वक्त फिनिश करके ऐसा महसूस करो कि हाँ हमें ये सब आ रहा है। इतने अच्छे से तुम्हारी स्टडी क्लासरूम में नहीं हो पाती है जितने तुम बिल्कुल पीसफुल पॉइंट पे बैठकर आराम से अपने पेरेंट्स के पास रहकर ये पढ़ाई कर रहे हो। तो जहां भी समझ में नहीं आए मेरे से बात करो। आई होप रूल नंबर 17 और 18 समझ में आ गई। रूल नंबर 19, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे डिस्टेंस, टाइम, मैस, अमाउंट, वेट, निश्चित दूरी, समय, मात्रा, अमाउंट मीन्स रकम या पैसे, वेट वजन, इनका बोध होता है या ये सब चीजें उसमें शो होती हैं। तो प्लूरल रहने के बावजूद भी, ये सारी प्लूरल होती हैं, प्लूरल रहने के बाद भी ऐसे सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। ये प्लूरल होती हैं लेकिन इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है क्योंकि उनसे संख्या का बोध न होकर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, ए यूनिट ऑफ टाइम, ए यूनिट ऑफ वेट या अमाउंट का पता चलता है। एक बार फिर से देख लीजिए, सेंटेंस का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो जिससे डिस्टेंस, टाइम, मैस, अमाउंट, वेट का बोध होता हो तो प्लूरल रहने के बाद भी या प्लूरल रहने के बावजूद भी ऐसे सब्जेक्ट्स के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है क्योंकि उनसे संख्या का बोध न होकर ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एक यूनिट का पता चलता है। जैसे 10 years is a long period, 50 pounds is a handsome amount। लेकिन ये तो था इसमें, लेकिन अगर कोई सेपरेट आता है, एक बार ध्यान से देखिए, लेकिन यदि ऐसे प्लूरल नाउन से आइडिया ऑफ यूनिट और होलनेस, ऐसे प्लूरल नाउन से आइडिया ऑफ यूनिट और होलनेस के बदले सेपरेट यूनिट का बोध हो, मतलब पूरे के पूरे का पता नहीं चले, केवल उसका अलग से अगर कोई बोध होता हो तो ऐसे सब्जेक्ट प्लूरल होते हैं और इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज की जाती है। 10 years have passed since I saw my picture। 20 kilometers are to be covered। Next rule number 20, a number of, इसमें थोड़ा ध्यान से देखिए, ए नंबर ऑफ और द नंबर ऑफ दोनों अलग अलग सब्जेक्ट के रूप में आएंगे। तो सबसे पहले ए नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत से, बहुत सारे। ए नंबर ऑफ प्लूरल माना जाता है। ए नंबर ऑफ को, जो हमारा पॉइंट है, उसे हम प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट और प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है क्योंकि ए नंबर ऑफ प्लूरल माना जाता है और इसके साथ जो सब्जेक्ट होगा वो भी प्लूरल होगा और जो वर्ब होगी वो भी प्लूरल मानी जाती है। जैसे ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये नाउन भी इसका प्लूरल है, ए नंबर ऑफ यूज हुआ है तो यहाँ पे वर्ब आ गई प्लूरल। लेकिन द नंबर ऑफ, लेकिन दूसरा पॉइंट इसी के अपोजिट जाता है, द नंबर ऑफ। द नंबर ऑफ का अर्थ होता है संख्या, उसमें तो क्या था, बहुत सारे। ए नंबर ऑफ में तो आता है बहुत सारे, तो वो प्लूरल है, लेकिन द नंबर ऑफ संख्या को सिंगुलर माना जाता है। द नंबर ऑफ संख्या जो होती है उसे सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इसमें इसके बाद जो नाउन आता है
वो प्लूरल होता है। द नंबर ऑफ को सिंगुलर माना जाता है, लेकिन इसके बाद जो नाउन आता है उसको वो प्लूरल होता है। किंतु प्लूरल होने के बावजूद भी किंतु वर्ब जो है हमेशा सिंगुलर यूज होती है। जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज 10। अब यहाँ पे ये जो नाउन आया स्टूडेंट्स, ये क्या है? प्लूरल है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। पहले ए नंबर ऑफ, दूसरा द नंबर ऑफ। ए नंबर ऑफ प्लूरल है और द नंबर ऑफ सिंगुलर है। द नंबर ऑफ के बाद में जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद भी ये इसमें वर्ब सिंगुलर यूज की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, रूल नंबर 21। जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, जिस सब्जेक्ट में सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, वहां डमी में नकली सब्जेक्ट को माना जाता है। इट मीन्स देयर को लगाया जाता है। एक बार देखो, जिस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं होता वहां डमी सब्जेक्ट देयर को सब्जेक्ट मानकर उस सेंटेंस में वर्ब का यूज किया जाता है। अब वर्ब का यूज कैसे करेंगे? जो देयर होगा, देयर के बाद में जो आने वाला है, देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग, जो सब्जेक्ट हमने देयर माना, देयर के बाद में जो नाउन आया, जो भी नाउन या प्रोनाउन जो भी आया, उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब यूज करते हैं। एक बार देखो इसको, सेंटेंस में वर्ब का यूज देयर के बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होता है। जैसे देयर इज ए गार्डन। अब यहाँ पे ए गार्डन क्या था? सिंगुलर था, इसके अकॉर्डिंग वर्ब यूज हो गई इज। नेक्स्ट पॉइंट में देयर गार्डन्स, तो गार्डन्स प्लूरल है तो यहाँ प्लूरल वर्ब यूज हो गई। इसी तरह से देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। ए बुक सिंगुलर है तो यहाँ पे इज का यूज किया गया। इसी तरह से देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, यहाँ पे बुक्स प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब यूज होती है। आपके 21 जो है रूल पूरे हो गए हैं। अब 22 रूल नंबर देखते हैं। रूल नंबर 22, most of, some of, half of, enough of, not enough of, plenty of, a lot of, a lots of। इनके बाद में यदि काउंटेबल नाउन आए, इनके बाद अगर काउंटेबल नाउन आए तो ये प्लूरल नंबर होता है। काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल नंबर होता है और वर्ब प्लूरल यूज होगी। इन वर्ड्स के बाद में ये जहां सम ऑफ, लॉट्स ऑफ, एनफ ऑफ, हाफ ऑफ, हाफ, ये जहां भी ये वर्ड्स होते हैं और उनके बाद में जो नाउन आता है वो काउंटेबल नाउन आता है तो इसका सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है और इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगी। जैसे मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हेयर। मोस्ट स्टूडेंट्स आर लेबोरियस हेयर, या मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश। मोस्ट ऑफ द एप्पल्स आर फ्रेश। इन वर्ड्स के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आता है तो सब्जेक्ट जो है प्लूरल माना जाता है और वर्ब भी प्लूरल यूज होगी। इसी के अकॉर्डिंग यदि इन्हीं शब्दों में मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, एनफ ऑफ, नॉट एनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, ए लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, इनके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है वो था काउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे सम वाटर इज रिक्वायर्ड हियर, उसमें अनकाउंटेबल नाउन आने पर वर्ब सब्जेक्ट प्लूरल होता है और वर्ब भी प्लूरल होगी। और इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वर्ड्स के बाद में अगर काउंटेबल नाउन आ जाए, अनकाउंटेबल नाउन आ जाए, तो अनकाउंटेबल नाउन जब आता है
तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है और वर्ब भी सिंगुलर यूज होगी। जैसे सम वाटर इज रिक्वायर्ड हियर। नेक्स्ट पॉइंट, 1/3, 1/3 of, 2/3 of, 3/4 of, there, the rest of, 1/4 of, parts of, 10% of, 20% of, etc. इनके बाद में काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। इनके बाद में काउंटेबल नाउन आए तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा। और इन सब के बाद इट मीन्स यही सारे वर्ड्स हैं, इनके बाद में अगर अनकाउंटेबल नाउन आए तो वर्ब जो है सिंगुलर यूज होगी। जैसे 80% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, ये हो गया जहां पे अनकाउंटेबल नाउन आया। दूसरा है 1/3, 2/3, 3/4 of the work has been completed। इन जो वर्ड्स हैं ये, इनको हमें याद करना होगा कि जहां ये वर्ड दिखाई देते हैं वहां हमें नाउन काउंटेबल है तो ये वर्ब यूज होगी, नाउन अनकाउंटेबल है तो ये वर्ब यूज होगी। तो आज आपके इस लेक्चर में 23rd जो रूल है वो कंप्लीट हो गए हैं। मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि जैसे प्रीपोजिशन का जो टॉपिक हमारा लंबा था, बड़ा था, उसी तरह से हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक भी थोड़ा सा लॉन्ग है। ओके, थैंक यू।